जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता होगा कि इस चैनल पर क्लास 8 के NCERT को कवर कराया जा रहा है। तो हम पिछले कुछ वीडियो में चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को देखे हैं। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, जो है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में आज हम जानेंगे। जिसमें हम पहले जानते हैं आदिवासी शब्द के बारे में, उसके बाद जानेंगे दिक्कू शब्द के बारे में, उसके बाद स्वर्ण युग की कल्पना यानी कौन स्वर्ण युग की कल्पना किया है इसके बारे में जानेंगे। तो हम पहले आदिवासी के बारे में जानते हैं। तो आदिवासी को हम एक जनजातिया के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी याद रखेगा। तो जैसा कि आपको बता दे, आदिवासी कौन होते हैं समाज में, तो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया था। तो जरूरी नहीं है कि समाज में सभी लोग ब्राह्मणों के इन वर्ण व्यवस्थाओं का नियमों को मानेंगे। तो उसी प्रकार समाज में कुछ श्रेणियां थी, यानी कहे तो कुछ समूह थी जो ब्राह्मणों के इस वर्ण व्यवस्थाएं को मानने से इनकार कर दिया था और एक अपना समूह बना लिया था, जिसे हम जनजातियां भी कहते हैं और आदिवासी के नाम से भी जानते हैं। ये जो आदिवासी की बात करेंगे, ये विशेषकर आपको झारखंड यानी कहे तो झारखंड की तरफ देखने को मिलेंगे। जिसमें बात करेंगे, इसकी भी श्रेणियां होती है, इसका रीति रिवाज अलग होता है। यानी जो ब्राह्मणों के द्वारा जो जो नियम दिया गया था, जैसे कहे तो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से, इन सभी को आदिवासी इनकार कर दिया था और अपना सामाजिक और धार्मिक रूप अपनाने लगे थे। यानी एक समूह था और वो अपने दूसरे भगवान को देवता मानते थे और ब्राह्मण अपने दूसरे भगवान को देवता मानते थे। तो इनका कहे तो ब्राह्मणों के नीतियों से एक विशेष अलग प्रकार का इनका नीतियां था। और इनका क्या काम था, तो जंगल में घूमकर जीवन को यापन करना। तो इसके बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं कौन कौन सी आदिवासी श्रेणियां होती है इसके बारे में। तो कहे तो मुंडा होती है, संथाल होती है, उसके बाद उराव होती है और भी विभिन्न श्रेणियां आपको देखने को मिलेगी। तो बात करेंगे आदिवासी की, तो आदिवासी जो है वो उनका जीवन के बारे में, उनका जीवन कैसे व्यतीत होता है। यानी वो तो अब समाज के जो ब्राह्मण द्वारा जो नीतियां दी गई है उसको तो नहीं अपनाते थे, तो वो किस तरह से मतलब अपना जीवन को व्यतीत करते थे। तो आदिवासी जो है वो जंगलों में रहकर अपना जीवन को व्यतीत करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जंगलों से भोजन को प्राप्त करते थे और उनका कोई अस्थायी घर नहीं था, वो घुमंतु थे। तो इसको भी याद रखेगा। और धीरे धीरे ये अब कबीलाओं में रहने लगे थे, इसके बारे में हम आज जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे दिक्कू के बारे में। दिक्कू क्या होते हैं, तो दिक्कू जो होते हैं वो बाहरी लोगों को कहा जाता है। यानी कहे तो एक समाज होता है और उसमें बाहरी जो लोग आते हैं उसे हम दिक्कू के नाम से जानते हैं। तो उस समय यानी जब आदिवासी और दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना कर रहा है, यानी कहे तो जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज आया था, उसके बाद आदिवासी लोगों पर क्या प्रभाव पड़े थे इसके बारे में जानेंगे। तो दिक्कू के श्रेणी में हम बात करेंगे कौन कौन से आते हैं जो बाहरी लोग थे। वो उसमें हम कहे तो व्यापारी हो गए, उसके बाद जो सिपाही हो गए और भी विभिन्न श्रेणियां आती है। मुख्य रूप से कहे तो जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, तो उसके विभिन्न सैनिक जो थे उसके मतलब आसपास, यानी जब जहां आदिवासी रहते थे उसके आसपास के क्षेत्रों पर रहते थे, जिसे हम दिक्कू के नाम से जानते हैं। और ये जो थे ये अब आदिवासी की जो
रीति रिवाज था उसको अब अपने अनुसार चलाने लगे थे। तो इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद बात कर रहा है एक स्वर्ण युग की कल्पना, यानी जो आदिवासी है वो स्वर्ण युग की कल्पना कर रहा है। यानी पहले तो वो ब्राह्मण के नीतियों को नहीं मानता था और अपना वो स्वतंत्र था, जैसा मन वैसा करता था, अपने अनुसार अपने समूह को चलाता था। और जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी आ गई और उसके जो सैनिक होते थे वो अब आदिवासी जनजातियों पर भी अधिकार करने लगे। यानी क्या है, तो वो ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी जैसा कहते थे वैसा अब आदिवासी लोगों को करना होता था। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जो ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी आई थी वो व्यापार करने की नियत से भारत में आई थी। उसके बाद वो धीरे धीरे भारत पर ही कब्जा करने लगी, वहां पर सत्ता स्थापित करने लगी, विभिन्न क्षेत्रों को अपने अधीन कर ली विभिन्न युद्धों के माध्यम से। उसी प्रकार विभिन्न लोगों को अपने अब अनुसार फसल उगाने के लिए बोलते थे। यानी वो अपने यूरोप के जो लोग होते थे जो फसल का मांग अत्यधिक करते थे, वैसा वो लोगों के यानी भारतीय लोगों से फसल का उपजाऊ करवाते थे। तो इन सभी के कारण अब आदिवासी पर भी ब्रिटिश लोग चढ़ गए, यानी वो जैसा कहते थे वैसा आदिवासी लोगों को करना होता था। तो इन सभी की कल्पना यानी आदिवासी करते थे, यानी वो पिछले युग को स्वर्ण युग की कल्पना करते थे। यानी क्या है, तो जब वो स्वतंत्र थे तब की बात कर रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो आप जान लिए आदिवासी के बारे में, डिकू के बारे में, उसके बाद स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कौन कौन से टॉपिक को जानना है। तो जिसमें हम बात करेंगे बिरसा मुंडा, यानी ये एक आदिवासी के लोग हैं, यानी आदिवासी जनजाति में भी एक मुंडा समुदाय होता था, उसमें के एक बिरसा मुंडा थे। इनके बारे में हम आज जानेंगे। उसके बाद जनजातीय समूह किस तरह से जीते थे, यानी जैसा कि आपको अभी बताया है, जो जनजातीय जो समूह होती है यानी आदिवासी की जो एक अलग समूह होती है वो अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करते थे इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे वो जीवन को विभिन्न मतलब खेती के माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। उसके बाद कहे तो शिकारी और संग्राहक के रूप में, यानी शिकारी क्या होता है, जंगली जानवरों को शिकार करना, यानी कहे तो कभी मनोरंजन के रूप में, कभी खाद्य संग्रह के रूप में, विभिन्न रूपों में आदिवासी जो थे वो शिकार करते थे। और संग्राहक के मतलब यानी भोजन को संग्रह करते थे। तो इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कुछ जानवरों को पालते थे, यानी आदिवासी के जो लोग होते थे वो कुछ जानवरों को पालते थे, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, इसके बारे में, यानी पहले उसका अस्थायी निवास नहीं था और धीरे धीरे अब वो कबीलाओं में रहने लगे थे, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं पहले बिरसा मुंडा के बारे में। यानी क्या, तो 1895 ईस्वी में, यानी याद रखिएगा 1895 ईस्वी में झारखंड के एक मुंडा समुदाय के जो क्षेत्र था, यानी क्या, तो जिसे हम छोटा नागपुर के नाम से जानते हैं, छोटा नागपुर में सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को देखा गया था। यानी आपसे पूछा जाएगा झारखंड में किस वर्ष बिरसा मुंडा को छोटा नागपुर में देखा गया था, तो वो 1895 ईस्वी में देखा गया था। और बिरसा मुंडा जो था वो अपने आप को भगवान का राजदूत मानता था। तो कैसे मानता था इसके बारे में जानते हैं। तो बिरसा मुंडा जो थे वो कहे तो वो आदिवासी थे और जब जंगल में घूमते थे तो उनको विशेष जड़ी बूटियां का ज्ञान था, और जिससे लोगों को जो मतलब कुछ भी बीमारी होता था और उनकी जड़ी बूटियां से ठीक हो जाती थी, तो लोग उसे भगवान का स्वरूप मानता था। उसके बाद बात करेंगे अगले, यानी क्या, तो बिरसा मुंडा जो थे वो अनाज के ढेर को, यानी क्या, तो अनाज का जो कम ढेर होता है उसे
दुगना कर देते थे, यानी दुगना कर देते थे। तो इसलिए वहां के जो स्थानीय लोग जो होते थे वो बिरसा मुंडा को भगवान मानते थे। उसके बाद बात करेंगे बिरसा मुंडा स्वयं को भगवान का राजदूत कैसे माना, इसके बारे में। तो जैसा कि आपको बता दे, जो बाहरी लोग यानी क्या तो जो दीकू थे वो अब ये आदिवासी पर अपना अधिकार करने लगे थे, जैसा कहते थे वैसा आदिवासियों को करना होता था। तो इन सभी से छुटकारा देने के लिए ये बिरसा मुंडा समाज में आए थे और इनकी नीतियां क्या थी, वो स्वतंत्र यानी क्या तो जिस तरह से हम पहले स्वतंत्र थे उस तरह से आज भी हम स्वतंत्र रहेंगे, इसके बारे में समाज में प्रचार करने के लिए आए थे। और बिरसा मुंडा जो थे उसका हम सबसे मुख्य बात करेंगे तो उसकी जड़ी बूटियां थी, तो इसको याद रखिएगा। इससे भयानक से भयानक बीमारियां इनकी जड़ी बूटियां से ठीक हो जाती थी। और बिरसा मुंडा का अब हम जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म कहे तो झारखंड में छोटा नागपुर के जगह पर हुआ था, यानी एक झारखंड में एक जगह है छोटा नागपुर, वहां पर इनका जन्म हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। और इनकी हम मृत्यु की बात करेंगे, यानी मृत्यु तो 1900 ईस्वी में रांची जेल में हुआ था। जेल में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, यानी किस तरह जीते थे, यानी जीवन को जीते थे, इसके बारे में जानेंगे। तो बता दे आपको, जनजातियां जो थी वो अलग यानी क्या तो अलग विशेष प्रकार की जीवन को यापन करती थी, यानी समाज से भिन्न जीवन की यापन करती थी। जैसे कहे तो वो जंगल में घूमते थे, जंगली जानवरों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, जंगलों से जो कंद मूल होते थे जिसे यानी कहे तो फल फूल जो होते थे उसको खाकर जीवन को यापन करते थे, जंगल में वो खेती करते थे। तो इन सभी के कारण वो अपना जीवन को व्यतीत करते थे। तो एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, उनकी एक खेती देखने को मिली थी झूम खेती के बारे में। तो हम जानते हैं झूम खेती क्या होती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा झूम खेती, यानी क्या तो झूम खेती, जिसे हम अस्थाई खेती भी कहते हैं, या कहे तो दहन खेती, इसे हम दहन खेती के नाम से भी जानते हैं। दहन खेती क्या होता है, यानी क्या तो दहन का अर्थ होता है, आप लोग को पता होगा कि आग, यानी आग की बात कर रहा है। यानी आदिवासी जो लोग होते थे वो तो जंगल में रहते थे, तो अब वो उनका तो अस्थायी निवास नहीं था और वो अब स्वयं फसल उपजाऊ करते थे। तो किस प्रकार करते थे, इनका विशेष प्रकार से फसल उपजाऊ होता था, इसके बारे में हम जानेंगे। जिस तरह आज हम एक फसल उपजाऊ के लिए पहले से मिट्टी तैयार करते हैं, उसमें पोटास यूरिया यानी क्या तो विभिन्न खाद्य को लाकर डालते हैं, उसके बाद हम वहां पर फसल का उपजाऊ करते हैं। लेकिन जो जनजातियां थी आदिवासी की, वो खाद्य के रूप में दहन यानी आग के राख को उपयोग करते थे, इसके बारे में जानेंगे। तो वो जंगल में अत्यधिक रहते थे और जहां उनको खेती करने का मन होता था, यानी यहाँ पर आपको विशेष जंगल देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको विशेष जंगल यानी घने जंगल देखने को मिल रहा होगा। और अगर वो चाहेंगे यहाँ पर खेती करने के लिए, तो यहाँ के जो आसपास के जो घास होगा, जंगल होगा, जो पेड़ पौधा होगा, उसको काट कर और जलाते थे, यानी दहन करते थे उन पेड़ों को। और उन पेड़ का जो जब दहन करते थे तो वहां से राख मिलता था, और राख जो था उसे जमीन पर मतलब बिछाते थे, यानी छींटते थे, और उस राख से उनको क्या मिलता था, तो वो पोटास यानी क्या तो पोटास मिलता था। और पोटास जो था वो जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाती थी, जिससे वहां का जो फसल की बात करेंगे तो वहां अच्छी फसल का मतलब उपजाऊ होता था। तो इसलिए अब पोटास की मात्रा उस जमीन में अत्यधिक होने लगी। उसके बाद वहां के जो जनजातियां लोग थी अब विभिन्न फसलों यानी क्या तो अपने अनुसार फसलों का
उपजाऊ करते थे, जिससे अधिक मात्रा में वहां की फसल की उपज होती थी। और एक ही स्थान पर बार बार फसल ये दहन खेती नहीं करते थे, यानी कहे तो वो तो घुमंतु थे, तो इधर उधर घूमते थे और जहां उनको जरूरत होती थी फसल की वहां पर वो दहन के विधि से फसल को उगाते थे। तो इसको याद रखिएगा। तो इसलिए इस खेती को यानी झूम खेती को हम दहन खेती के नाम से भी जानते हैं, इसे हम घुमंतु खेती के नाम से भी जानते हैं। अस्थाई खेती के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। तो झूम खेती का करने का विधि तो आपको बता दिए है। उसके बाद हम जानेंगे कुछ शिकारी और संग्राहक के बारे में, यानी कुछ जो आदिवासी थे वो तो पहले फसल उपजाऊ करके अपना जीवन को यापन करते थे, और जो जंगल के जो मतलब फल फूल होते थे, विशेष जो जड़ी बूटियां होती थी, उसे बाजार में ले जाकर आयात करते थे, जिससे उसे कर मिलता था यानी पैसा मिलता था, जिससे उनकी जीवन यापन हो सकती थी। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहा है शिकारी और संग्राहक। तो कुछ जो जनजातियां की जो श्रेणी होती थी उसमें शिकारी होते थे, यानी जैसा कि आपको पिछले वीडियो यानी क्लास 6 में भी बताए हैं, जो प्राचीन काल के जो मानव होते थे, यानी वो उनका कोई अस्थायी घर नहीं था, वो इधर उधर घूमकर भोजन यापन करते थे, यानी आखेटक खाद्य संग्रह, यानी भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते थे। तो उसी प्रकार जो आदिवासी थे वो जंगल में उधर उधर भटकते थे और जंगली जानवर का शिकार करते थे। तो कभी कभी बात करते हैं शिकार की, यानी कभी कभी वो भोजन के रूप में भी जंगली जानवर का शिकार करते थे, यानी कहे तो भोजन के लिए, तो कभी कभी मनोरंजन के लिए, यानी कहे तो मनोरंजन के लिए। तो कभी कभी बात करेंगे अपनी रक्षा के लिए, यानी रक्षा के लिए भी जंगली जानवरों का शिकार करते थे। उसके बाद हम जानते हैं संग्राहक के बारे में, यानी भोजन के संग्राहक के बारे में, यानी कहे तो विभिन्न क्षेत्रों में जाते थे और वहां से जो विशेष प्रकार की जो वस्तुएं होती थी, यानी कहे तो आज ही हम देखते हैं कहीं कहीं हम घूमने जाते हैं, वहां से वहां की प्रसिद्ध जो वस्तुएं होती है, चीजें होती है, उसे अपने घर लाते हैं और लोगों को दिखाते हैं। तो उसी प्रकार जो जनजातियां थी वो विशेष क्षेत्र में जाते थे और वहां की जो विभिन्न चीजें होती थी, यानी जैसे कि फसल होती थी, फसल में क्या कहें, अनाज होती थी, फल फूल होती थी, और भी विभिन्न चीजें होती थी, जैसे में विशेष अदृश्य जो जंगली जानवर होते थे उन सब को लाते थे, यानी संग्रह यानी जमा करते थे। तो इसको याद रखिएगा। तो इन सभी के रूप में भी वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे। उसके बाद कुछ जानवर पालते थे, यानी कुछ जो जनजातियां की जो श्रेणी थी उसमें वो जानवर पालते थे, यानी कहे तो पालतू जानवर को पालते थे। जैसे में हम बात करेंगे गाय की, भैंस की, बकरी की, और भी विभिन्न जो जानवर होते थे उसको पालते थे और इससे वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे। तो चलिए हम जानते हैं उसके बारे में। तो आपको बता दे पंजाब में यानी अत्यधिक गाय भैंस देखने को मिला होगा, यानी पंजाब की जो जनजातियां थी वो गाय भैंस को पालती थी। गाय भैंस को पालती थी और इससे उनको मतलब फायदा होता था, दूध का फायदा होता था, और भी विभिन्न फायदा के लिए ये मतलब पशु को पालते थे। तो आपको बता दे एक जगह अगर ये पशु पक्षी रहेगी तो वहां की तो धीरे धीरे वहां की जो फसल होगी, जो चारा होगी, वो तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इनका भी कोई अस्थायी निवास नहीं था, यानी जो पंजाब के साइड के जो जनजातियां थी उनकी भी कोई
अस्थायी निवास नहीं था, वो जंगली जानवर के हिसाब से रहते थे। यानी क्या, तो जब तक जंगली जानवर के लिए विशेष क्षेत्रों से चारा मिलता था वहां पर उसी समय तक रहती थी, और जैसे ही वहां की चारा खत्म हो जाती थी तो वो फिर दूसरे जगह पर चले जाते थे। तो इससे इनको दुगना फायदा होता था। तो जंगली यानी क्या, तो जंगल से भी इनको विशेष फल मिलते थे, विशेष प्रकार की वस्तुएं मिलते थे, जिसे हम बाजार में ले जाकर आयात करते थे। तो कभी कभी ये जंगली यानी क्या, तो हाथी के जो दांत होते हैं उसका आयात करते थे, और इसके बदले में इन्हें विशेष मूल्य मिलता था, यानी विशेष पैसे इन जनजातियों को मिलती थी। तो गाय से इनको दूध मिलती थी, तो इसको याद रखिएगा। तो इसलिए कुछ जनजातियां जो थी वो जानवर को पालकर अपने जीवन को व्यतीत करती थी। तो अब हम जानते हैं कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, इसके बारे में। यानी क्या, तो कुछ जनजातियां जो थी एक जगह खेती करती थी, इसके बारे में जानते हैं। तो अब पहले तो जनजातियां जो थी वो खेती करती थी, जिसमें झूम खेती विशेष रूप से आई थी। उसके बाद कुछ जो जनजातियां थी वो शिकार और संग्रह करती थी, कुछ जनजातियां जो थी वो जानवर पालती थी, तो कुछ जनजातियां जो थी अब अस्थायी हो गई, यानी अब उनका अस्थायी बसेरा हो गया, जिसे हम अब कहाँ पर रहते होंगे वो जनजातियां, तो वो कबीला में रहते थे, और कबीला में रहकर और उसके जो क्षेत्र के आसपास के जो जमीन होती थी वहां पर खेती करते थे, और खेती से उन्हें विभिन्न प्रकार के फसलें मिलते थे, यानी मौसम के हिसाब से फसलें मिलते थे, और इन फसलों को वो आयात करते थे, यानी बाजार में आयात करते थे, बेचते थे, जिससे इनको पैसा मिलता था। और जब ये खेती पर आश्रित रहेंगे तो खेती में भी ये विशेष प्रक्रियाओं को अपनाते थे, जिसमें बात करेंगे सिंचाई की। समय समय पर इसमें सिंचाई करते थे, उसके बाद हल का प्रयोग करते थे, ताकि फसल जमीन पर अत्यधिक मात्रा में उपज हो, ताकि इनको पैसे अत्यधिक मिल सके। इसलिए तो कुछ जो जनजातियां थी वो शिकार ही नहीं करती थी। अब जब फसल उपजाने लगी तो वो अब भोजन बनाने लगी, यानी अब पकाऊ भोजन को ग्रहण करने लगी। पूर्व की जो जनजातियां थी वो पहले जंगली जानवर यानी कच्चे जंगली जानवर को मतलब अपना भोजन के रूप में लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा विकास हुई, आग की खोज हुई, तो वो अब जो जंगली जानवर है उसको पकाकर ग्रहण करती थी। उसके बाद फिर वो अब स्वयं अपना फसल उपजाने लगी, और फसल को विशेष रूप से मतलब भोजन बनाकर अब ग्रहण करती थी। तो उस फसल को जो भोजन बनाने में तेल की बात करेंगे, तेल का भी तो उपयोग करते रहे होंगे। तो एनसीईआरटी के मुताबिक तो 2 तेल का उपयोग करते थे, तो इसके बारे में जानते हैं। तो एक था साल के बीज के, उसके बाद एक होता है महुआ। साल तो अपने क्षेत्र में अभी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो महुआ होती है वो आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से देखने को मिलता है। और ये साल वृक्ष के जो फल होते हैं उसके बीज से तेल बनाए जाते थे, महुआ के तेल बनाए जाते थे, और इनका उपयोग आदि जो जनजातियां थी वो भोजन पकाने में करते थे। तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।